नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि किस प्रकार न्यायिक सक्रियता का अर्थ होता है। न्यायिक सक्रियता क्या है। आज हम देखेंगे कि भारत में न्यायिक सक्रियता की आलोचना क्यों की जाती है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि भारत में न्यायिक सक्रियता का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है, ये कब कब हुआ है। भारत में बंधुआ मजदूरी, झारखंड घूसखोरी कांड, जैन हवाला कांड, सेंट किट्स कांड, पशुपालन घोटाला, दूरसंचार उपक्रम घोटाला जैसे भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने में न्यायिक सक्रियता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने चाहे खाद्यान्न सड़ने का मामला हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, सभी मामलों में तीव्रता से कार्रवाई की है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में अलग अलग समय पर न्यायिक सक्रियता को लेकर अलग अलग निर्णय न्यायालय द्वारा दिए गए और उन निर्णयों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि भारत के अंदर न्यायिक सक्रियता का प्रयोग होता है। अब न्यायिक सक्रियता की आलोचना को समझने के लिए हमें उससे पहले ये देखना होगा कि न्यायिक सक्रियता के अंदर क्या क्या मुख्य बातें आई है। संविधान लागू होने के तुरंत बाद ही ये तनाव शुरू हो गया था कि संसद की शक्तियां कहां तक जाती हैं, न्यायपालिका किस सीमा तक उन पर प्रतिबंध लगा सकती है। इसका प्रमाण है कि पहले संविधान संशोधन 1951 में ही 9वीं अनुसूची को संविधान में इसलिए शामिल किया गया था ताकि न्यायालय कुछ मामलों पर न्यायिक पुनरावलोकन न कर सके। ये तनाव श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में चरम पर पहुंच गया जब उन्होंने विभिन्न संविधान संशोधनों जैसे 17वें, 24वें, 25वें, 39वें और 42वें के माध्यम से न्यायपालिका की शक्तियों को कम करना चाहा। जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों जैसे गोलकनाथ विवाद, केशवानंद भारती विवाद, मिनर्वा मिल विवाद, वामन राव में उनकी लगभग हर ऐसी कोशिश को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब हम देखते हैं कि न्यायिक सक्रियता के पक्ष में क्या तर्क दिया जा सकता है। न्यायिक सक्रियता की शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा तभी किया जाता है जबकि व्यवस्थापिका अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में असफल हो जाए। इसका सीधा अर्थ है कि यदि व्यवस्थापिका अपने काम करती है, उसे जो काम कानून बनाने का काम दिया गया है वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर ले, तो न्यायपालिका को न्यायिक सक्रियता की शक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, जब मिलीजुली सरकार बनती है और सरकार कड़े फैसले लेने में अक्षम महसूस करे तो न्यायालय का सक्रिय होना जरूरी हो जाता है। तीसरा, जब नागरिकों को मूल अधिकारों जैसे गरिमापूर्ण जीवन, स्वस्थ पर्यावरण देने में सरकार के दोनों अंग विफल रहे तो न्यायालय को सक्रिय होना पड़ता है। और चौथा तर्क ये दिया जा सकता है कि जब किसी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े जिसमें कानून का अभाव है तो न्यायालय की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले। तो इस प्रकार न्यायिक सक्रियता के पक्ष में अनेक तर्क दिए जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि न्यायिक सक्रियता की जो आलोचना है, हमारा जो मुख्य बिंदु है, वो क्या क्या दी जा सकती है। प्रथम है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में पहले से ही लाखों मुकदमे लंबित है जिन पर कोई तीव्र कार्रवाई नहीं हो रही है और न्यायिक सक्रियता से न्यायालयों में मुकदमों की बाढ़ आ गई है जिससे न्यायालय में काम का बोझ बढ़ा है। तो पहली आलोचना ये है कि सर्वोच्च न्यायालय में ऑलरेडी यानी पहले से ही बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, उसके बाद इन मुकदमों को लेने से जनहित याचिका के कारण न्यायालय के कामकाज में बढ़ावा मिलता है। दूसरा, वायु प्रदूषण दूर करना, चुनाव सुधार करवाना वास्तव में न्यायपालिका के कार्य नहीं है।
इस संबंध में कानून बनाना संसद का काम है और कार्यवाही करना कार्यपालिका का काम है। न्यायिक सक्रियता के कारण सरकार के तीनों अंगों में टकराव बढ़ता है। तीसरा, लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि सरकार का हर अंग एक दूसरे की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का सम्मान करे। न्यायिक सक्रियता से इस लोकतांत्रिक सिद्धांत को आघात पहुंचता है। चौथा है, कार्यपालिका एवं प्रशासन का निर्देश देते समय न्यायालय ऐसे आचरण करता है मानो वो संसद का तीसरा सदन हो। और पांचवा है, न्यायालय के बार बार हस्तक्षेप के कारण लोगों का विश्वास सरकारी संस्थानों की गुणवत्ता और दक्षता में कम हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि न्यायिक सक्रियता की विद्वानों द्वारा अनेक बार आलोचना की जाती है। न्यायिक सक्रियता का एक दूसरा उदाहरण उन मामलों में दिखता है जिनमें न्यायपालिका ने सीधे सीधे कार्यपालिका की कार्यक्षेत्र में दखल देते हुए महत्वपूर्ण मामलों में नीति निर्देश दिए। उदाहरण के लिए MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में न्यायालय ने बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए, जो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण जनहित याचिकाओं को स्वीकार करना है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि न्यायपालिका द्वारा सीधा सीधा कई बार कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मामलों में हस्तक्षेप किया जाता है और इस कारण उसकी आलोचना भी की जाती है। तो अब इसका सार क्या है, निष्कर्ष क्या है, वो हम देख लेते हैं। न्यायिक सक्रियता की आलोचना में जो तर्क दिए जाते हैं वे पूरी तरह से सही नजर नहीं आते, क्योंकि न्यायिक सक्रियता का उदय तभी होता है जब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने में असफल रहती है। सरकार के इन दो अंगों की अकर्मण्यता न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा देती है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में न्यायपालिका आंख मूंद कर बैठी नहीं रह सकती। न्यायिक सक्रियता की प्रवृत्ति तो शासन के अन्य दो अंगों में जनहित के प्रति जागरूक करने का अस्थायी कदम होता है। इस संबंध में अंत में ये कहा जा सकता है कि न्यायपालिका को अपनी संवैधानिक सीमाओं को बार बार नहीं लांघना चाहिए, ये केवल अल्पकालीन कदम होना चाहिए। इस संबंध में अलादी कृष्ण अय्यर ने ठीक ही कहा था कि न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत को उस स्तर पर नहीं ले जाया जाना चाहिए जहां वह आस्था का स्थान ले ले, अन्यथा न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के काम भी अपने हाथ में लेने वाली एक अतिवादी संस्था की तरह काम करने लगेगी। न्यायपालिका का काम संविधान की व्याख्या करना या अधिकारों के बारे में चल रहे विवादों का हल करना है। तो न्यायपालिका को अपनी सीमाओं के अंदर रहकर अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। इस प्रकार हमने इस अध्याय में देखा कि न्यायिक पुनरावलोकन एक बड़ा ही वाद विवाद का विषय है।